इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है। तो रणनीति ही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। जब कांग्रेस दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन में ही अलग थलग पड़ी है, क्या अखिलेश यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या शरद पवार, क्या उद्धव ठाकरे इतनी भी छूट नहीं दे रहे कि दिल्ली की लड़ाई में तटस्थ ही रहें, जबकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी के तेवर बहुत तीखे हैं। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों में मुस्लिम वोट बैंक को साधने वाला तुरुप का एक पत्ता कांग्रेस ने चला है। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ कांग्रेस ने खुद को पार्टी बनाने की अर्जी डाली है, यानी खुद को मुसलमानों का सच्चा हितैषी बनाने का सबसे बड़ा दांव राहुल गांधी की पार्टी ने चल दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बचाने की कानूनी लड़ाई में अब कांग्रेस भी आधिकारिक तौर से कूद गई है। कांग्रेस के इस कदम से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस पर क्या असर पड़ेगा, ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के इस स्टैंड से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर राजनीति जरूर गर्मा गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाने की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस अकेली राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस से पहले AIM, DMK, VCK और RJD जैसी विपक्षी राजनीतिक दलों ने जमीयत उलेमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ज्ञान वापी की अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी जैसे संगठनों के सुर में सुर मिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है। लेकिन जो अखिलेश यादव संभल मामले पर सबसे ज्यादा मुखर रहे, जो ममता बनर्जी अपने राज्य में सेकुलरिज्म का झंडा उठाए फिरती हैं और जिन केजरीवाल के दिल्ली चुनाव का दारोमदार बहुत हद तक मुस्लिम वोट बैंक पर टिका हुआ है, मानो उनको चौंकाते हुए कांग्रेस ने खुद को मुस्लिमों का रहनुमा साबित करने का सबसे बड़ा कार्ड चल दिया है। बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश की गई तो पूरे देश के अंदर आग और खून का नंगा नाच हमने अपनी आंखों से देखा है। और यही कारण है कि ये वर्शिप एक्ट बनाया गया कि तमाम रिलीजियस जगहें, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जो सन 47 में थे वो रहेंगे 15 अगस्त को, उन्हें बदला नहीं जा सकता। इसके बावजूद आज सत्ता जिन लोगों के हाथों में है वो तानाशाह बन गए, मस्जिदों के नीचे खुदाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह अदालतों के अंदर केसेस फाइल किए जा रहे हैं और जुडिशरी पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने इंटरवेंशन फाइल किया है और देश को, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में फैली हुई नफरत को खत्म करने के लिए ये कदम जरूरी था। कांग्रेस की ओर से ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से दाखिल की गई है। केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के कार्यक्रमों में राहुल गांधी के साए की तरह आसपास अक्सर देखे जाते हैं। यानी संदेश साफ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने में कांग्रेस को पार्टी बनाने की कोशिश में न सिर्फ राहुल गांधी की रजामंदी है, बल्कि इसकी रणनीति भी अगर खुद राहुल गांधी की कोर टीम ने बनाई है तो कोई आश्चर्य नहीं। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार ने इस देश में केरोसिन तेल छिड़का हुआ है, बस चिंगारी भड़कने की देर है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखने की लड़ाई में कांग्रेस एक पक्षकार बनकर राहुल गांधी की उसी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में दाखिल कांग्रेस की इस अर्जी में कहा गया है ये कानून भारत में सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए जरूरी है और इसे चुनौती देने वाली अर्जी सेक्युलरिज्म के तय सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाने की द्वेषपूर्ण कोशिश लगती है।
कांग्रेस का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने में उसके निर्वाचित सदस्य जिम्मेदार थे, इसलिए कानूनी तौर पर इसका बचाव करने के लिए उसे पार्टी बनाया जाए। साफ है कि इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन से कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने का क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रही है, यानी कहीं न कहीं कांग्रेस एक तीर से दो शिकार करने का दांव चल रही है। ये AIM जैसे दलों को भी संदेश है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस का ही ओरिजिनल कॉपीराइट है। कांग्रेस ने क्या है तो वो जाने, क्योंकि हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया है उसकी लाने की मंशा, नियत, इंटेंशन एक ही था कि जो भी चीज़ 15 अगस्त 1947 तक है, मॉन्यूमेंट्स, दरगाह, मस्जिद वगैरह, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि उसकी पूरी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का सब सम्मान करे और जो एक्ट आया जिस नियत से, जिस इंटेंशन से, उसका देश दुनिया सब पालन करे, पूरा देश भर को पालन करना चाहिए। कांग्रेस की अर्जी में अयोध्या केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वर्शिप एक्ट के संदर्भों का हवाला दिया गया है। यानी कांग्रेस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता पर मुहर लगा दी है। लेकिन असली सवाल ये है कि कांग्रेस का ये कानूनी दाव मुस्लिम वोट बैंक को कितना प्रभावित करेगा। खासकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चुनावी अभियान के बीच क्या कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब हो सकेगी? समाज पे या किसी समाज को उस पर असर नहीं पड़ेगा। ये तो अभी तो आदमी कह रहा है जी मैं उसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, ये आएगा वो आएगा, वो तो वक्त बताएगा कौन आएगा। कांग्रेस जो कर रही है वो सही कर रही है, कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। जो वो कर रही है ठीक कर रही है, सबके लिए कर रही है, एक पार्टी एक के लिए नहीं, हम सबके लिए कर रही है। चुनावी दाव तो है सर, लेकिन चुनावी दाव में ही तो फायदा होगा, चुनावी दाव में ही तो सब चीज देखेंगे, उसमें तो फायदा होना ही होना है। इससे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मुस्लिम समाज जाएगा, करीब जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा, इससे फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। आप लोग खुश हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट मुक्त है? हाँ, हम लोग खुश हैं। अगर देखो जी वो काम हो जाए तो हम तो खुश हो सकते हैं, और नहीं होगा तो सब जने चले आए, और हमारा काम नहीं तो बेकार है फिर वो हमारे लिए, समझे ना आप। वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस के इस दांव का असर सिर्फ दिल्ली में ही मापने की कोशिश नहीं होगी। 2024 लोकसभा के नतीजों के बाद संसद से सड़क तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव अक्सर साथ देखे जा रहे थे, लेकिन यूपी की 37 लोकसभा सीटें हासिल करने वाले अखिलेश ने जब यूपी विधानसभा के 9 उपचुनाव में कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, तो अब भले ही अखिलेश यादव ये कह रहे हों कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, दिल्ली में हम केजरीवाल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस के विरोध में नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं सच्चाई तो समझ ही रही है। लिहाजा वर्शिप एक्ट का कांग्रेस का कदम अपने परंपरागत मुस्लिम वोटों को अकेले दम पर पाने की बड़ी कोशिश लगती है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, वो ये चाहती है कि मुसलमान हमारी तरफ रज्जू हों और मुझे वोट करें। और कहीं न कहीं भाई जाहिर इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों की तरफ से लड़ रही है वर्शिप एक्ट के जरिए, तो वो अपना वोट चाहती है कि मुसलमान उनको वोट करें। हमें लगता है कि इनका एक ये राजनीतिक मुद्दा है, और अगर कांग्रेस की जगह अगर सपा से अखिलेश यादव जी जाते तो शायद हम लोग उनके बारे में सोचते, सपा के बारे में सोचते, मगर हम लोगों को यह बस यही लग रहा है कि सपा मुसलमानों का हित नहीं चाहती है। इसमें राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है, क्योंकि देखिए पहले भी गवर्नमेंट कांग्रेस की रही, उससे पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह का नहीं हुआ, तो उस टाइम भी ये जा सकते थे कोर्ट की यहाँ वर्शिप एक्ट के से बचाने के लिए, लेकिन नहीं गई। लेकिन इस टाइम ये है कि उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि जो मुसलमानों का वोट बैंक है उसको अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं। उनको तो आराम से मिल सकते हैं इसके। अब जितने भी इलेक्शन आगे आने वाले हैं उनमें आप देखिएगा कि मुस्लिम वोट थोड़ा कांग्रेस की तरफ, जो यूपी में भी नहीं था पहले, देखिए अखिलेश यादव को यहाँ प्रेफर करा जा रहा था, अब थोड़ा उनको बहुत जगहों पे प्रेफर करा जाएगा। कांग्रेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर चल रही सुनवाई में पक्षकार बनने का कदम बढ़ा चुकी है, जबकि इस मसले पर मोदी सरकार ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का अपना स्टैंड अभी नहीं बताया है। एफिडेविट दाखिल करने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई बार समय आगे बढ़वाया है। हालांकि 17 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई से पहले कांग्रेस का कदम बीजेपी के लिए भी एक राजनीतिक चुनौती के तौर पर सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी और SC/ST आरक्षण भी मुस्लिमों को देना चाहती है। अब कैसे भेदभाव करती है? संविधान करने वाली कांग्रेस पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के डिफेंस में उतर आई है, इंटरवेंशन फाइल करती है और कहती है कि अगर ये एक्ट हटाया जाता है तो ये बहुत बड़ा
एक धक्का होगा सेकुलरिज्म के खिलाफ और कम्युनलिज्म इससे फैल जाएगा, कम्युनल हार्मनी इससे डिस्टर्ब होगी। ये कांग्रेस की दोगली मानसिकता और दोगली दृष्टि है, डबल स्टैंडर्ड है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आर पार की राजनीतिक लड़ाई पहले से छिड़ी थी। कांग्रेस के कदम से इस राजनीतिक लड़ाई का सीधा फैसला अदालत की चौखट पर होने के आसार बढ़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। क्या इस बार दिल्ली का रिजल्ट हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा होने वाला है? क्योंकि इन राज्यों में जो जीत कभी बीजेपी से कोसों दूर नजर आ रही थी, वो जीत लाडली बहन जैसे वादों से बीजेपी की थाली में आ गई। अब दिल्ली के लिए भी यही कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के ब्लूप्रिंट में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स की कार्ड ढूंढ ली है। क्या है वो पैंतरा और कैसे इसके जरिए बीजेपी दिल्ली में अपना राजनीतिक सूखा खत्म करना चाहती है, आपको दिखाते हैं सवाल पब्लिक का की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। पूरे देश के अंदर निकल के आता है आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैम है। गारंटी कहें, संकल्प कहें, वादे कहें या योजना कहें, नाम अलग है पर काम एक है। काम है फ्री फ्री फ्री। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री में बस की सुविधा, फ्री इलाज, महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए अलग अलग रकम, यानी जो कहो वो फ्री। हर एक साल फ्री, हर एक माल फ्री। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कई सारी रेवड़ियों का ऐलान किया उन्होंने। दिल्ली की 70 सीटों के रण में जीत दर्ज करने के लिए 70 तरह के वादे किए जा चुके हैं। जिन वादों को एक समय फ्री की रेवड़ी कहा जाता था, वो दिल्ली में कल्याणकारी योजना के नाम से बेची जा रही हैं। अब सवाल यह है कि किसके वादों पर भरोसा करके दिल्ली का वोटर 5 फरवरी को वोट देने निकलेगा। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो दिल्ली की जनता को एक तरह से ट्रांजैक्शनल जनता कहा जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग रहते हैं। दिल्ली का वोटर जब वोट देने निकलता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है, मेरा क्या फायदा है। इसी वोटर को साधने में अरविंद केजरीवाल लगातार कामयाब रहे और यही वो वोटर है जो दिल्ली में जीत तय करता है। पहले ये वोटर कांग्रेस के साथ हुआ करता था, लेकिन काफी लंबे वक्त से ये वोटर लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ है और यही वजह है कि मोदी लहर होने के बावजूद भी एक बार अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें मिली और दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को 62 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके वादों की काट उनके जैसी ही रणनीति बनाकर तैयार की जा सकती है। ऐसे में दिल्ली में किसने क्या क्या वादे किए हैं, पहले वो समझ लेते हैं। दिल्ली में जीत के इरादे को देखते हुए चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी या कांग्रेस, सबने मुफ्त वाले वादों की झड़ी लगा दी है। एक बार देखिए कि दिल्ली में किसने क्या क्या वादे किए हैं। महिला सम्मान के लिए क्या हुआ है, किसने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। महिला सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया, तो बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़कर 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा दिल्ली में कर दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की गर्भवती महिलाओं के लिए भी वादे किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि 21,000 रुपए प्रति माह यानी कि हर महीने गर्भवती महिला को दिल्ली में दिया जाएगा। कांग्रेस भी प्यारी दीदी योजना के साथ आई हुई है। 2500 रुपए देने का ऐलान कांग्रेस ने किया है अपने मैनिफेस्टो में।
तो फ्री सिलेंडर पर आम आदमी पार्टी ने अभी भले ही कोई वादा नहीं किया हो, पर बीजेपी ने सिलेंडर पर अपना पत्ता फेंक दिया है। बीजेपी ने कहा है कि 500 रुपए की सब्सिडी देंगे और होली दिवाली पर एक एक फ्री सिलेंडर भी देंगे। यह बीजेपी ने वादा किया है। कांग्रेस की गारंटी में 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, यह कहा गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और क्या वादा किया इन पार्टियों ने दिल्ली में चुनाव को देखते हुए अपने मैनिफेस्टो में। इलाज की अगर बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू की और बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा भी है। पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में कि वो मुफ्त में इलाज देंगे, यानी कि 60 साल से ऊपर का अगर व्यक्ति है तो उसको इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं खर्चने होंगे दिल्ली में। दूसरी तरफ बीजेपी ने 10 लाख का हेल्थ कवर और कांग्रेस ने तो 25 लाख का हेल्थ कवर देने का वादा किया है, जैसा कि राजस्थान में भी कांग्रेस ने किया था। तो यह है, एक से बढ़कर एक मुफ्त के वादे दिल्ली में किए जा रहे हैं और कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं रह रही है। ये तो कुछ वादे हैं, बिजली पानी के लिए भी अलग अलग वादे किए गए हैं। वोटिंग का समय नजदीक है, सारे वादे किए जा चुके हैं और दिल्ली वाले सबके वादे सुन भी चुके हैं। अब दिल्ली वालों को फैसला करना है कि क्या वो अरविंद केजरीवाल को दोबारा चुनेंगे या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे या शीला दीक्षित के शासन को याद करके कांग्रेस की तरफ जाएंगे। हर किसी को चाहिए रेवड़ी, जो कहते हैं सो कार्ड रेवड़ी, वो कईयों के लिए मजबूरी भी है। जो हमारा गरीब तबका है उनके लिए ये मजबूरी है और अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज से पीछे नहीं हट सकती। देखिए, ये मुफ्त की रेवड़ी आपकी तरफ आप मानते हैं, हम मानते हैं कि ये योजनाएं बनती थी, आज से नहीं, पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से योजनाएं थी। जिन लोगों को जरूरत थी उनको ये योजनाओं का लाभ मिलता था। आज तो इन्होंने फ्री बीज के लिए ये बांट दिया लोगों को, इन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। ये योजनाएं पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। देखिए, फ्री बीज ऐसी चीज है, लालच जो इमीडिएटली है ना, वो इतना ज्यादा स्वार्थी बना देता है आदमी को कि उसको 2 फुट या 4 फुट के बाद नजर नहीं आता क्या है क्या नहीं है। 70 से 71 लाख के करीब महिलाएं हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली का बजट भी नहीं है, कहाँ से लाएंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो पहले ही 80-85 करोड़ लोगों को फ्री भोजन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो फ्री की रेवड़ी है या जनता की सेवा है। अगर 200 यूनिट या 300 यूनिट जो बिजली कंज्यूम होती है वो नॉर्मली कोई बड़े घराने तो यूज करते नहीं है, छोटे घराने यूज करते हैं, छोटे लोग यूज करते हैं, तो ये उनको एक रिलीफ है। रॉन्ग है क्योंकि वो सारे वो निठल्ले हो जाएंगे, कोई काम करके राजी नहीं है, सब कहेगा फ्री में चाहिए। मिडिल क्लास मेन है वो मारे जाते हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं ना वही मारे जाते हैं। सीलमपुर में रैली के साथ ही राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू किया। इसके बाद से ही वो लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पहले भ्रष्टाचार और अब दिल्ली की सफाई को लेकर भी वो सीधे केजरीवाल को घेर रहे हैं। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया, ना लागू है। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में आने के बाद से कांग्रेस लगातार पिछड़ती रही। 2025 का ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। वो लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक है। कांग्रेस जो गारंटी लेकर आ रही है वो तमाम गारंटियों को लॉन्च कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि कांग्रेस ने जहां भी गारंटी की बात की उसे पूरा किया है। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से इस बार सबक लिया है। हरियाणा का जीता हुआ चुनाव हारना और महाराष्ट्र में अपना लोकसभा का परफॉर्मेंस न दोहरा पाने के पीछे महिला वोटरों के कांग्रेस से छिटकने को माना जाता है। यही वजह है कि महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए का वादा किया गया है। अभी जैसे स्लोगन आ रहा है अभी कॉलर ट्यून में
कि अगर मतलब सैर सपाटा खत्म हो जाएगा दिल्ली की महिलाओं का अगर केजरीवाल जी नहीं आएंगे तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि हर पार्टी को इसका लालच नहीं देना चाहिए, पैसों का या फ्री का या पेंशनों का या 2100 का या 2500 का। 50% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें फ्री की रेवड़ियां खाने की आदत पड़ चुकी है और वो इस बिहार पर वो अरविंद केजरीवाल को जरूर जिताएंगी। वही मैं तो नहीं जिताने वाली। कुछ बिजली फ्री नहीं है, जब 200 यूनिट के ऊपर पार हो जाता है तो परमानेंट बिल आता ही है, कोई फ्री नहीं है। और ये 2100 वाला तो बिल्कुल ही फेक है, सब अकाउंट नंबर मांग रहे हैं, उल्टा उनके पैसे जा रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट का। तो यानी कि आप तीनों राजनीतिक पार्टी? हाँ, हम तो सेटिस्फाई नहीं है इस बात किसी भी पार्टी से? नहीं, हम तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना केजरीवाल से ना ये मोदी वाले से, किसी से। फ्री वाली पॉलिटिक्स करने में कोई भी पार्टी हो, किसी को गुरेज नहीं है। यूं तो कैश फॉर वोट स्कैम है, लेकिन लगता है कि राजनीतिक पार्टियों के पास इसका तोड़ है और अब वो गारंटी के नाम पर जनता को परोसा जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार जीत रही है और कहा जाता है कि दिल्ली में मुफ्त की जो योजनाएं आम आदमी पार्टी लेकर आई और जो योजनाएं चल रही हैं वो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि दिल्ली वालों को अभी भी 200 यूनिट तक फ्री में बिजली मिलती है। ये आम आदमी पार्टी की योजना है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये योजना जारी रहेगी। तो बीजेपी ने भी कह दिया है कि इस योजना के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। जिस योजना की वजह से आम आदमी पार्टी जीत रही है वो योजना हम आएंगे तो लागू रखेंगे, यानी कि ये योजना बरकरार रहेगी बीजेपी की सरकार आने पर भी। जबकि कांग्रेस ने कहा है कि भाई साहब ये तो 200 यूनिट आपको बिजली दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम आपको 300 यूनिट बिजली देंगे, यानी कि 100 यूनिट और ज्यादा बिजली मुफ्त में देने का हर महीने वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। अब पानी पर आते हैं, पानी की बात करते हैं। 20,000 लीटर फ्री पानी वाला वादा आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने किया है। इस वादे पर दोनों तराजू में एक ही जैसे दिखाई देंगे आपको, जबकि कांग्रेस ने अभी पानी को लेकर कोई गारंटी नहीं दी है। हालांकि पानी दिल्ली में कितना मुश्किल है उपलब्ध कराना, वो भी मुफ्त उपलब्ध कराना, आप सोचिए जरा। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दोनों ने वादा किया है और आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार सरकार आई थी तब भी वादा किया था, तो बीजेपी चाहती है कि उसको वो लागू करे सरकार आने पर। आगे बढ़ते हैं। युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है अपने मैनिफेस्टो में जरा देख लेते हैं। यानी कि सरकार अगर बनती है तो ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने फ्री बस सर्विस और मेट्रो के किराए में 50% की छूट की घोषणा कर दी है। हालांकि एक चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग कर दी है कि 50% खर्च दिल्ली की सरकार और 50% खर्च केंद्र की सरकार उठाए, यानी गेंद बीजेपी के पाले में डाल दिया है। दलित छात्रों को विदेश में पढ़ाई करवाने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दलित छात्रों को मुफ्त में विदेश की पढ़ाई करवाएंगे। कांग्रेस ने युवा बेरोजगारों को हर महीने 8500 रुपए भत्ता देने का वादा कर दिया है, यानी कि जिन लोगों को दिल्ली में रोजगार नहीं मिल रही है उनको कांग्रेस कह रही है कि आपको हम गरीबी भत्ता देंगे, जैसे कुछ देशों में दिया जाता है वैसे ही कांग्रेस कह रही है कि 8500 रुपए हम आपको गरीबी भत्ता देंगे। भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में अपना राजनीतिक सूखा खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि जब बात संकल्प पत्र की आई तो बीजेपी ने भी दिल्ली में फ्री की राजनीति करने से कोई दूरी नहीं बनाई। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। वैसे सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि जिस फ्री पॉलिटिक्स को बीजेपी दूसरे राज्यों में फ्री की रेवड़ी बताकर अटैक करती है, जब दिल्ली में वो ही रास्ता अपनाती है तो कथनी और करनी में साफ फर्क समझ में आता है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए फ्री की कार्ड फ्री वाली नीति सामने रखी है, क्योंकि बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है कि दिल्ली में एक बड़ा तबका स्विंग वोटर है जो कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट देता है तो वहीं विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के पाले में चले जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और इन सभी वोटरों को एक छत्र में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तो किए हैं, इसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही थी उसको भी जारी रखने का वादा किया है। जो दिल्ली में
जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। सवाल ये है कि हर वर्ग के लिए अलग अलग तरह के जो वादे किए गए हैं वो वोटरों को लुभाने में कितना कारगर साबित होता है। फ्री की रेवड़ी का वाला सीन नहीं है। फ्री की रेवड़ी जो होती है वो जो केजरीवाल दिल्ली सरकार में है, और ये जो आज तक बोला है सारी इनकी रेवड़ियां फ्री बोलना, झूठ बोलना। जब से मुख्यमंत्री बने इन्होंने वृद्धों की पेंशन बंद कर दी। इन्होंने जो है जो भी काम जो है झूठ की राजनीति करते हैं। ये मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी। मोदी जी ने अगर 2500 रुपए की घोषणा करी है तो उस चीज की गारंटी है। केजरीवाल के सिलेंडर पे 500 रुपए सब्सिडी देना, उस मोदी जी की घोषणा पत्र की, जो हमारे नड्डा जी ने घोषणा की है उसकी घोषणा पत्र की, अमित शाह जी के घोषणा पत्र की जो उन्होंने गारंटी दी है उसकी गारंटी है। फ्री का जो लोभ दे रखा है जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं है। अब देखते सभी को आ रहे हैं। कांग्रेस इतने टाइम से कहती चली आ रही है, अब उन्होंने नया एक मुद्दा निकाल दिया है कि जी 2500 रुपए देंगे। आपस में इन लोगों का इतना कंपटीशन हो रहा है जिसका कुछ ठीक कहने की हद नहीं है। दिल्ली के इस दंगल में अरविंद केजरीवाल पहली बार भ्रष्टाचार के आरोपी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी इन चुनाव से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाकर विजय पताका फहराना चाहती है, और वहीं कांग्रेस अपना खोया हुआ आधार ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में ये फ्री वाला पॉलिटिकल माल किसके लिए कितना कमाल करके दिखाता है, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अल्हड़, बिल्कुल अल्हड़। ठहाका मारने का अंदाज, जीवन को देखने और संसार को समझने का नजरिया बिल्कुल अलग। शिव की साधना में सांसारिक माया मोह से अलग वैराग्य धारण कर महज 34 साल की उम्र का एक बाबा महाकुंड में छाया हुआ है। बॉम्बे आईआईटी से पास आउट, एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुका है और कनाडा में करोड़ों की सैलरी वाली जॉब तक कर चुका है। ये बाबा आखिर बैरागी क्यों बना? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? सवाल पब्लिक का में देखिए तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ में सनातन का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। हिंदू धर्म और आस्था को चित्रित करते विचित्र चेहरों का समागम हो रहा है। भस्म लपेटे, धूनी रमाते, नाचते, गाते, झूमते लाखों साधु संत महंत का जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन लाखों साधु संतों और महंतों की इस भीड़ में कैमरे 34 साल के इस अल्हड़ बैरागी से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। युग परिवर्तन हो रहा है ना अभी। काल चक्कर घूम रहा है ना, टिक 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 टिक। अलग सी बातें, अलग सा आकर्षण, बिल्कुल अलग तरह की जुम्बिश है उस चेहरे में। गोरा चिट्टा रंग, चौड़ा सा माथा, लंबे लंबे बाल, चेहरे पर दाढ़ी, गले और हाथों में मोटी मोटी कंठियों और रुद्राक्ष की माला। वैसे साधु, संत, महात्मा और महंत ऐसे ही होते हैं, सांसारिक माया मोह से अलग, अपनी अलौकिक दुनिया में खोए हुए। फिर क्या बात है जो इस बैरागी को दूसरों से अलग खड़ा करती है? तो सच्चाई की खोज में आप निकले हैं, आपको लगता है कि वो सारी चीजें अभी आपको उसकी ज्ञान की प्राप्ति करनी है जो आपके अंदर जानने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, वो समझ तो लिया ही ना, जैसे महादेव तो साथ में रहते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने में लोग सारा जीवन खपा देते हैं, लेकिन 3.5 साल की तपस्या में ही इस बैरागी ने महादेव को महसूस कर लिया।
महादेव में मिल गया। आइए 34 साल की उम्र के इस बैरागी से आपका पूरा परिचय करवाते हैं। सांसारिक माया मोह से खुद का नाता तोड़ चुके जूना अखाड़े के इस साधु से आपका सीधा साक्षात्कार करवाते हैं। कुछ तस्वीरें देखिए, ये 3-4 साल पहले की तस्वीरें हैं। हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती, दुनियादारी के साथ तारतम्य बिठाती इन तमाम तस्वीरों का सच ही इस बैरागी की तरफ हर किसी को बुला रहा है। यकीन करेंगे, ये बिंदास सा दिखाई देने वाला बंदा जो अब बाबा बन गया है, हरियाणा के झज्जर में मौजूद DH लॉरेंस स्कूल में कक्षा 12वीं का टॉपर रहा है। साल 2008 में इसने भारत की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा IIT JEE को क्रैक किया है। क्रैक ही नहीं किया, बल्कि देश में 731वीं रैंक लाकर यह साबित भी किया कि वो दिमागी स्तर पर बेस्ट है। इसी रैंक की बदौलत इसने सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। IIT सपना होता है करोड़ों बच्चों का और लाखों बच्चों के परिवार वालों का कि उनका बच्चा इस प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करे और इंजीनियर बने। हरियाणा के झज्जर में सिसरौली जैसे छोटे से गांव वाले परिवेश से तो बॉम्बे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करना बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें एरोस्पेस में इंजीनियरिंग क्या होती है ये तक मालूम नहीं होगा। अभय सिंह को भी नहीं मालूम था। 12वीं की पढ़ाई करते हुए उन्हें इसकी कोचिंग के बारे में पता चला, ड्रॉप लेकर दिल्ली आ गए और यहीं से IIT जैसे कठिन एग्जाम में सिलेक्ट भी हो गए। परिवार का इकलौता बेटा वो भी IIT में सिलेक्ट हो जाए, जाहिर है खुशियों का ठिकाना नहीं रहा होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो ये IITian अभय सिंह जूना अखाड़े का साधु बन गया, बैरागी बन गया? नहीं, ये सन्यास की रानी है, ज्ञान की राह है। ज्ञान की राह पे चल पड़ा है। ज्ञान के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो वो सही है, उसके लिए मतलब किसी भी ज्ञान के लिए करना पड़ता है। तुम किसी वही ऑक्सफोर्ड में बैठ के रिसर्च करोगे तो उसके लिए भी तप करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन भी आप भी तप करिए और है ना, अपना काम कर रहे हो तब भी तो कर रहे हो। ज्ञान की खोज में निकला ये IITian जूना अखाड़े में धूनी रमा बैठा। विरक्ति ऐसी कि परिवार वालों से इसने बीते 6 महीनों से बात नहीं की, कोई संपर्क ना साध सके, इसीलिए फोन नंबर तक ब्लॉक कर रखा था। ये अभय सिंह के पिता हैं करण सिंह ग्रेवाल। इन्हें भी बमुश्किल सप्ताह भर पहले ही जानकारी मिली है कि IITian बेटा बैरागी बन गया है। वो काफी सुन रहे हैं। आपको कब पता लगा कि आपके जो बेटे हैं वो इतना चर्चित हो चुके IIT बाबा के तौर पे? मैंने पहली बार वीडियो देखी 3-4 दिन पहले, उसके बाद में मालूम हुआ। तो जब सर आपने पहली बार जब वो वीडियो देखा तो आपका क्या रिएक्शन था आपका? मेरा रिएक्शन अपने बच्चे के प्रति तो ये तो नहीं था कि भाई वो घर जाकर के सन्यासी बने या बैरागी बने। पैदा होने से लेकर अब तक जिस अभय को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, वो अबोध अभय मशानी गोरख बन गया। महाकुंभ में और महाकुंभ से इतर देश भर के लोगों को लुभाती ये फिल्मी कहानी पिता करण सिंह ग्रेवाल के कलेजे को फाड़ रही है। IITian बेटा बैरागी बन गया, भरी जवानी में सांसारिक माया मोह से विरक्ति की राह पर चल पड़ा तो एक पिता का दर्द छलक आया। 34 साल की उम्र है उसकी, IIT वैसे कर रहा है वो, तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते। और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो बैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए, और यदि कोई इस तरह के हालात हों तो मैं कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। पापा कहते हैं कि जिद्दी है, जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। परिवार से दूर मुंबई में अभय सिंह की जिंदगी थोड़ी अलग हो गई। देश भर से आए IIT के छात्रों के साथ पढ़ाई शुरू हुई। किताबों का विज्ञान तो सुलझ रहा था, जिंदगी का विज्ञान उलझ रहा था। एरोस्पेस के जरिए अभय को ऐसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट, मिसाइल्स, ड्रोन और स्पेसक्राफ्ट बनाने थे जो स्पेस में उड़े तो तहलका मचा दें।
लेकिन अभय ने विज्ञान की इस उड़ान को छोड़ अकेले ही उड़ान भर दी। वैराग्य का भाव कैसे जागा, इसके मूल में वो कौन सी वजह थी जिसने अभय को सांसारिक मायामोह से दूर कर दिया, वो भी तलाशेंगे। लेकिन जीवन को लेकर इस बंदे की फिलॉसफी समझिए। हाथों की उंगलियां देखिए आपने इसकी, जरा गौर करिए, लंबी लंबी उंगलियां। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग फिलॉसफर होते हैं उनके हाथों की उंगलियां ऐसे ही लंबी लंबी होती हैं। ओशो यानी रजनीश के हाथों की उंगलियां भी ऐसी ही थी। जिंदगी को लेकर अभय सिंह का दर्शन यानी फिलॉसफी अलग है। जब अभय आईआईटी की पढ़ाई कर रहे थे तभी ये फिलॉसफी के पन्ने पलटने और उलटने लगे थे। उम्र यही कोई 20-21 साल की रही होगी तब। वो तो आईआईटी बॉम्बे में भी मैं फिलोसफी वगैरह की कोशिश लिए, फिलोसफी ऑफ लाइफ, एपिस्टेमोलॉजी, ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मीनिंग ऑफ लाइफ समझने के लिए ना, कि लाइफ का मतलब क्या है, ताकि मैं समझूं कि मुझे करना क्या है। मैं तो लोगों को यही समझाता हूँ कि तुमको जब गेम ही समझ में नहीं आया पूरा क्या है, तो तुम खेल क्या रहे हो। आईआईटी बॉम्बे में 4 साल पढ़ाई की, डिग्री भी लिया, लेकिन उसका सार समझ में नहीं आया। उत्तराखंड में आईआईटी की इंटर्नशिप के दौरान 2 महीने तक फोटोग्राफी की, लिहाजा चित्रों की दुनिया में कदम रखा। विजुअलाइजेशन में डिग्री लेने का जुनून छा गया तो मास्टर इन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर लिया। और इसके बाद अभय सिंह ने डिग्री लेने के बाद कोचिंग में फिजिक्स भी पढ़ा। लेकिन फिजिक्स और एरोस्पेस से अलग अब अभय फैशन इंडस्ट्री की फेमस मैगजीन वॉग और जीक्यू के लिए काम करने लगा। फैशन फिल्मों और कई एड फिल्मों को भी आईआईटी बाबा और अभय सिंह ने डायरेक्ट किया। फोटोग्राफी के चक्कर में अलग अलग जगहों पर घूमने को मिला, जीवन का थोड़ा दर्शन मिला, तो टिक कर 2 साल इस इंडस्ट्री में बिता लिए। इस दौरान अभय ने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट भी शेयर किए, उन्हें देखिए। लेकिन रमता जोगी बहता पानी जैसा अभय का बावरा मन इससे भी छूट गया। और जाने क्यों मन अब टूटने भी लगा, क्योंकि जीवन की खोज इसमें भी पूरी नहीं हो रही थी। संसार से जोड़े रखने के लिए ऊपर वाले ने भी खूब परीक्षा ली। अभी आगे तो करोड़ों के पैकेज वाली 7 समंदर पार एक नौकरी भी इस आईआईटीएन का इंतजार कर रही थी। लेकिन उससे पहले 2017 में अभय सिंह डिप्रेशन का शिकार हो गया। कैसा था डिप्रेशन, इस एक उलझन भरी तस्वीर से समझिए जो खुद अभय ने बनाई है। डिप्रेशन के इस दौर में अभय सिंह अपने इंस्टाग्राम पर जिस तरह की पोस्ट अपलोड करता था उसमें भी साफ दिखाई देता था कि उसकी तलाश कुछ और है और वो सांसारिक मायामोह से व्यथित है, दुखी है, टूटा हुआ है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आईआईटी के दोस्तों का साथ मिला। दोस्तों की मदद से अभय सिंह ने कनाडा जाने के लिए आईलेट्स की परीक्षा दी और फाइनली परीक्षा पास करके वो कनाडा चला गया। इकलौते भाई की इकलौती बहन कनाडा में ही थी। मम्मी पापा थोड़ा निश्चिंत हुए। बंदे का दिमाग तो तेज था ही, लिहाजा कनाडा में इस आईआईटीएन ने शानदार जॉब भी हासिल कर ली। सैलरी भी तगड़ी थी। बताया जा रहा है कि करोड़ों के पैकेज में अभय ने 2 साल तक कनाडा में नौकरी की। लेकिन जिस अकेलेपन से जूझते हुए अभय कनाडा गया था, वो अकेलापन कनाडा की चकाचौंध हाई प्रोफाइल नौकरी भी दूर नहीं कर सकी। कोविड के दौर में अकेले कमरे में रहते हुए दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति को अभय सिंह ने खूब पढ़ा और फिर खुद की तलाश कनाडा से जॉब छोड़कर 2021 में अभय सिंह स्वदेश लौट आए। घर आने के बाद फिर वही तनाव वाली जिंदगी। घर वाले भी परेशान, क्योंकि अब तक घर वालों को सही सही इस बात का एहसास नहीं था कि बेटे अभय के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। झुकाव था बचपन से तो नहीं था। कनाडा से आने के बाद मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है भिवानी, वहाँ ले गया था। तो मैंने वो डॉक्टर से पूछी थी, वहाँ योगा, प्राणायाम, आसन, ये इस तरह की बातें सिखाते हैं। तो वो कहने लगे, डॉक्टर साहब भाई इसका अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान है। यहां से शुरू हुई महादेव की शरण में जाने की यात्रा। ये वही रास्ता था जो बीते 9 सालों से आईआईटीएन अभय सिंह को अपनी तरफ खींच रहा था। खुद की तलाश में आगे बढ़ते हुए अभय धार्मिक और तीर्थ स्थानों की यात्रा पर निकल पड़ा। पैदल ही 4 धाम की यात्रा की, पैदल ही उत्तराखंड में अलग अलग जगह और हिमालय की कंदराओं तक भी पहुंच गया। और इस तरह एक हैंडसम आईआईटी का स्टूडेंट धीरे धीरे वैरागी बनने की राह पर चल पड़ा। 3 से 3.5 साल की इस यात्रा में अभय सिंह आईआईटी बाबा बन गया। जटाएं बढ़ गई,
चेहरा बदल गया, हाव भाव बदल गया। अभय ने अपनी जिंदगी को महादेव को समर्पित कर दिया, आध्यात्म के उस गहरे विचार के साथ जिसमें कहा जाता है कि सब कुछ शिव है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जो भी चीज तुमको संसार की तरफ खींच रही है उस चीज को खत्म करना है, तो बहुत बार वो कर्म करके खत्म होती है। वैरागी अभय की मूल पहचान झज्जर जिला के छोटे से गांव सासरौली से जुड़ी है। इसकी पहचान डीएच लॉरेंस स्कूल के टॉपर की है और साल 2008 में आईआईटी जेईई से 731वीं रैंक लाने वाले प्रतिभाशाली छात्र की भी है। लेकिन अब इसकी पहचान बदल गई है। क्या कहते हैं वो छात्र जो आईआईटी से ही है, जरा उसे सुनिए। जॉब आईआईटी पास आउट ग्रेजुएट के लिए हो सकता है कि उसको उसके हाई पैकेज में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बट इन अ स्पिरिचुअल लाइफ ही इज गेटिंग सम सेटिस्फेक्शन, तो उसके लिए एक उसका व्यू, इट्स पर्सन टू पर्सन व्यू। ये आप आईआईटी से या किसी ग्रेजुएशन से या किसी हाई इंस्टीट्यूट से कंपेयर नहीं कर सकते। Somebody is going from IIT to this Baba Ward, इसका मतलब है कि he has observed something in his life.